जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सीईटी के यूनिट 5 का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सीईटी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में यूनिट 5 में चैप्टर नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। आप इस चैप्टर के बारे में जान चुके हैं। सीईटी के जो सिलेबस को रखा गया है वही है, उसका टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विथ मेजर हेडिंग्स ओनली। इतना ही से आपसे सवाल पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे सवाल सीईटी ने कहा इससे ज़्यादा वो सवाल आपसे नहीं पूछेगी एनटीए इस बेसिस पे। आते हैं इस टॉपिक के बेसिक डिस्कशन की तरफ। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी बेसिकली कंप्राइज करता है किन किन चीज़ों को। वो करता है बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, नोट्स टू अकाउंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस दे दे कि इनमें से कौन सा अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो बैलेंस, अगर वो कहता है ट्रायल बैलेंस तो वो पार्ट नहीं है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट बेसिकली डिटेल्स है जो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ये तीन अकाउंट ही हैं जो आते हैं बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनीज अकाउंट में बैलेंस शीट को या इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम भी बदल के हो गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से अगर सवाल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रहे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है, पहला बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के बारे में हम इसको जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ आप डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं इन चैप्टर की। तो सबसे पहले चीज़ देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी होता क्या है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या और पर्पस क्या होता है। तो सवाल है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ए समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। द बैलेंस शीट अब यहाँ से पढ़ो, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल एज ऑन द सर्टेन डेट and income statement showing the result and the operations during a certain period। क्या है मतलब कि जब इसको समझने से पहले आप और हम जान रहे हैं कि बिजनेस का पर्पस क्या था। बिजनेस का पर्पस था प्रॉफिट अर्न करना। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता क्या है कि एक पीरियड के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कॉन्सेप्ट के कारण हम क्या करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद हम अपना प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं, और सर्टेन पीरियड के बाद हम ये जानना चाहते हैं वेयर आवर बिजनेस एग्जिस्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, व्हाट आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एंड व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टिल टुडे एज ऑन डेट। तो हमने स्टार्ट किया था अपने अकाउंटेंसी 11th में पढ़ना ही, हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या बेसिक पहला इक्वेशन था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी जब हम देख रहे थे, वो चीज़ हम देखेंगे कि स्टार्ट में जब हमने एसेट्स को लिया था और लायबिलिटीज थी, तो क्या वो अभी भी उतना ही है। इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस है कि एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड हम अपने बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी को जानें, और साथ साथ हम ये जानें कि हमने इस साल में कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न किया है। यही पर्पस है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, और यही पर्पस है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानकारी रखने का, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी चीज़ का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जान लेना चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है, दे रिलेट टू पास्ट पीरियड एंड दस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। कभी कभी सवाल पूछा है सीईटी ने, इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट। No, financial statement are not futuristic document. It is a past document which can be used for future purpose, but it is a past document. Why? Because it is based on the past data. For example, if you are preparing the balance sheet as on 31st March 2025, it will include the data from the 1st April 2024 till 31st March 2025. So it is having the data of the past. It is not supposed to take the futures data. So it is always known as historical document. तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा।
इट इज़ एन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। दे आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, इसका ये तो आप जान ही रहे हो कि ये मनी टर्म्स में इफेक्ट होगा। क्यों मनी टर्म में इफेक्ट होगा? क्योंकि हम अकाउंट्स में पढ़ते ही हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो इट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स। ये जब तक मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक याद रखना जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कौन सा है? फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको बैलेंस शीट है, और परफॉर्मेंस के लिए क्या है? प्रॉफिट और लॉस। तो अगर कोई पूछे फ्रॉम वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी इज सपोज टू बी असेस्ड, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रॉम वेयर द पोजीशन ऑफ द कंपनी इज सपोज टू बी असेस्ड, इट इज सपोज टू बी टेकन एज फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जिन चीज़ों के बगैर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होंगे बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है? ये फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद दूसरा क्या करता है? वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को रिकॉर्ड करता है। तीसरा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने जितने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े थे, प्रूडेंस कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, मैचिंग कंसेप्ट, उसके बाद हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर वो ट्रू एंड फेयर फिगर देना चाहता है। तो ये फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीआई इशू करती है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वो हर चीज़ों को ध्यान देती है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंट्स के कौन सी पॉलिसीज जैसे मेथड्स है, रिटेन डाउन करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन करेंगे हम, जब स्टॉक का मेंटेनेंस करेंगे तो लीफो करेंगे कि फीफो मेथड करेंगे, ये सब चीज़ों को ध्यान रखती है। ये एस्टिमेट्स को ध्यान रखती है, कभी कभी कुछ चीज़ें एक्चुअल में नहीं होती हैं तो एस्टिमेटेड फिगर, जैसे पार्टनर्स डेथ करेगा तो एस्टिमेटेड वैल्यू से हम उस टाइम का प्रॉफिट निकालते थे, तो मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। और सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये और बेसिकली इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। पास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट और करंट ईयर के डॉक्यूमेंट्स को हम जब मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर वी केम टिल डेट। तो इस तरह से ये पास्ट के सोर्स डॉक्यूमेंट्स की तरह भी नेक्स्ट ईयर में काम करने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है बैलेंस शीट। अब सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। बैलेंस शीट क्या है? इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, liabilities and equity. Equities are also known as shareholders fund of the company as at a given date. यहाँ पे याद रखोगे 11 में सर ने पढ़ाया होगा कि at a given date, as on या as at लिखते हैं बैलेंस शीट में, और पीएल में क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडिंग लिखते थे। तो ये एक स्पेसिफिक, इसीलिए कभी कभी पूछता है सवाल कि भाई फ्रॉम आउट ऑफ दिस फ्रॉम विच इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्यूमेंट, कौन पॉइंट ऑफ टाइम का डॉक्यूमेंट है? तो बैलेंस शीट एक पॉइंट को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीएल अकाउंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या है आपको स्टेटमेंट, क्या किस चीज़ के लिए? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। 11th में हम इसी इक्विटी को कैपिटल पढ़ते थे, तो एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी को कैपिटल कहिए या शेयर होल्डर्स फंड कहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर कंपनी में, तो इसीलिए उसको हम शेयर होल्डर्स फंड के नाम से जानते हैं। एज एट गिवन डेट, ये है बैलेंस शीट का स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस बाय लिस्टिंग एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी। ये वही चीज़ कर रहा है, ये क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एक बिजनेस का, किस चीज़ के थ्रू? एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी के थ्रू या शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू। जो चीज़ याद रखिएगा वो ये भी याद रखना है, इट इज़ ए नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को कहीं कहीं पे पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए कभी कोई आपसे पूछे गिव प्रिपेयर ए पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इट मीन्स दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट of the company. The balance sheet is also known as position statement. Now question comes into my mind, why it is a position statement? Because it shows the actual position of the business, from where the business resides till date, means what are the value of assets, what are the value of liabilities, what are the loans, what are the shareholders capital. These are things about the position of the company, so it is known as position statement also. तो ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस शीट। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, अभी बता चुके स्पेसिफिक पॉइंट। इट बाय प्रिपेयरिंग कैसे एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी के डेट को उस डेट को बनाते हैं, ये हमने पहले देखा है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। द अकाउंट इन द बैलेंस शीट में हैव ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड द क्लोजिंग बैलेंस। ये बात याद रखिएगा बच्चों कि बैलेंस शीट में जो, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग से पढ़े हो तो बैलेंस शीट में बेसिकली रियल अकाउंट्स आते हैं और पर्सनल अकाउंट आते हैं, और यहीं से कंसेप्ट निकलता है कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं उन्हीं का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा। जो आइटम्स पीएल में हैं उनका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि विच स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट से जो बेसिक कंडीशन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या निकलते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लेजर्स निकल कर आते हैं। तो याद रखिएगा द अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट may have an opening balance, transactions during the year and the closing balance, but when it comes to the profit and loss account, they are not supposed to having a opening balance and closing balance, they are supposed to be having transaction between the year। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये है फॉर्मेट, जिस चीज़ को ध्यान से देख लो। ये फॉर्मेट आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है और वेबसाइट्स पे भी दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को ध्यान से समझने के लिए आपको मैं फॉर्मेट पहले समझा दे रहा हूँ, फिर फॉर्मेट के कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये फॉर्मेट में आपके पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको कंपनी का नाम या टाइटल में आपको कंपनी का नाम लिख देना है। बैलेंस शीट ये होता है 3 या कह सकते हो 4 कॉलम्स है आपके पास। एक पार्टिकुलर्स का कॉलम है, दूसरा कॉलम है आपके पास नोट्स टू अकाउंट, फिगर्स ऑफ द करंट रिपोर्ट, करंट ईयर, और ये प्रीवियस ईयर का फिगर है। आपको 2 फिगर्स देने होते हैं, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर के फिगर का क्या मतलब है, ये इस मान लो अगर हम अभी चल रहे हैं, देखा 31 मार्च 2025 को बनाएंगे तो करंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। प्रीवियस क्या ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये प्रीवियस ईयर होगा। तो ये क्यों देते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सके अपने डॉक्यूमेंट्स के बीच में। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अब इसमें जो मेजर हेडिंग्स है वो याद रखना। मेजर हेडिंग्स जो इसके हैं वो आपके पास ये सब चीज़ें मेजर हेडिंग्स हैं। अगर ये जूम हो जाता है तो देखता हूँ। चलो मेजर हेडिंग्स आपके पास जो हैं वो है कौन से, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। ये आपके पास 2 साइड्स है, जैसे हम पढ़ते थे 11th में, वो होता था कैपिटल या लायबिलिटीज़ एंड इधर लिखते थे एसेट्स। वो बनता था हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ये है वर्टिकल फॉर्म एज प्रेस्क्राइब्ड इनटू द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये 2 मेजर हेड है, एक या साइड्स कहते हैं, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट्स। और इसके अंदर में जो मेजर हेड्स है जो आपको याद रखना होगा, जो 1, 2, 3 और 4 इधर है और 1 और 2 इधर है, ये आपके मेजर हेड्स हैं। पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ है करंट लायबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसके बाद करंट एसेट्स है। ऐसे मतलब यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में ही हम फिक्स्ड एसेट्स को अब यही बेसिक पॉइंट आपको जैसे एनसीईआरटी या सीयूईटी का सिलेबस जो है वो इसी हेडिंग्स पे डिस्कस करने की बात करता है। हम आगे के स्लाइड्स में बेसिकली इन हेडिंग्स पे ही डिस्कस करेंगे कि किस हेडिंग्स में क्या रखते हैं और किस हेडिंग्स में कहाँ तक हम जाते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, ये नोट्स टू अकाउंट है। मान के चलो शेयर, क्योंकि शेयर कैपिटल्स कैसे कैलकुलेट हुआ, ऑथराइज्ड कितना था, प्रेस्क्राइब्ड कितना था, वो अलग से हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और उस नोट का नंबर देते हैं। एक नंबर मान लो यहाँ हुआ, ये 3 पे हुआ, ये 4, तो इस तरह से नोट्स टू अकाउंट हम फिल करते हैं और उतने पेज जो है सप्लीमेंट हम बुक्स के बैलेंस शीट के साथ लगाते हैं। ये एक तरीके का डिटेल्स है। इसमें रहेगा प्रीवियस ईयर का फिगर जो पिछले साल बनाया, मान लो ये 2003 करोड़ था और ये 2030 करोड़ था। तो इस तरह से फिगर दोनों हमें लिखना होगा ताकि हम कंपेयर कर पाए बैलेंस शीट में पास्ट ईयर में कितना था और प्रीवियस ईयर करंट ईयर में कितना है, जिसे आप नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, कॉमन साइज बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो बनाना, जो इनके बेसिस पे आसान हो जाता है। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट है। अब आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जिसमें हम
टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए स्लाइड्स के हेडिंग्स को देख लीजिएगा और बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं, पहला हेडिंग था हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो जैसा कि हमने पिछले में देखा, यह है हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब क्या, इट इज़ द लायबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स और द शेयर होल्डर्स फंड। इसका शेयर होल्डर्स फंड्स के नाम से जानते हैं, हेडिंग में शेयर होल्डर्स फंड लिखा था। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है बच्चों, शेयर होल्डर फंड का मतलब है ये वो लायबिलिटी है जिसको शेयर होल्डर्स को देना है। इन शॉर्ट अगर समझने के लिए रखो, ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बिजनेस करने के लिए दे रखा है। क्यों, क्योंकि कंपनी और बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हमने ये कंसेप्ट 11th में पहले कुछ क्लासेस में पढ़ा था। तो अब ये पहला पार्ट था इक्विटी और दूसरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब है एक्सटर्नल और इसका मतलब है इंटरनल। तो अगर कभी सवाल पूछता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को क्या कहते हैं, तो जो लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल, इंटरनल लायबिलिटी को इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड के नाम से हम जानते हैं। ये कहता है लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर है, ये लायबिलिटी टुवर्ड्स क्या है, शेयर होल्डर्स है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में अगला है शेयर होल्डर्स फंड को डिटेल्स में समझेंगे। शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड बेसिकली तो एक शेयर कैपिटल का पार्ट है। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन से शेयर कैपिटल को लिखेंगे, तो हमने शेयर के चैप्टर में ही देखा था कि शेयर कैपिटल क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने जो शेयर्स इशू किए हैं, चाहे कैश के लिए किया हो चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश किया हो, उनमें से जो पैसा सब्सक्राइब कर लिया गया है, जितना शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया गया शेयर होल्डर्स को, उनके वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान से, बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट में एक ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ये शेयर कैपिटल दे रखा है आपके पास। ये जो शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल में आपके पास सिर्फ एक शेयर कैपिटल है। तो इस शेयर कैपिटल के साथ हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और उस नोट्स टू अकाउंट में हम इन चीज़ों को दिखाते हैं कि कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है और कितना सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है और कितना आपके पास इशूड शेयर कैपिटल है। ये हमेशा ध्यान। नोट्स टू अकाउंट होता कैसा, अगर आप फॉर्मेट देखना चाहो, मैं एक शॉर्टकट फॉर्मेट यहाँ बना देता। ये आपका पार्टिकुलर्स होगा, प्रीवियस ईयर का डेटा ले भी सकते हैं या दो लेते हैं। यहाँ रहेगा आपके पास नोट्स नंबर 1, जैसे मान के चलो हम शेयर कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 10,000 शेयर एट 100 ईच। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, डबल कॉलम से बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे इशूड, लिखेंगे, डबल कॉलम से बंद कर देंगे। सब्सक्राइब लिखेंगे इन कॉलम में और उसके बाद अगर कॉल सीनियर है तो घटाकर हम जो फिगर यहाँ पे आएगा वो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के सामने में लिख देंगे और लिखेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स के कॉलम में नोट्स नंबर 1। तो ये ध्यान रखो, ऑथराइज कैपिटल क्या है, मैक्सिमम कैपिटल है, हमने शेयर कैपिटल के चैप्टर में देखा है। इशूड कैपिटल क्या है, वो कैपिटल का वो पार्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है, किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। और सब्सक्राइब्ड क्या है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास कौन सा कैपिटल काम के लिए है, हमारे लिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। उसमें से अगर कभी कॉल्ड अप और पेड अप अलग अलग होता है तो हमारे लिए कॉल्ड अप का वैल्यू आता है बैलेंस शीट में। कॉल्ड अप और पेड अप का डिफरेंस क्या होता है, वो कॉल सीनियर के रूप में चला जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के शेयर्स के बारे में। अगला टॉपिक था, उसमें अगली हेडिंग्स थी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है, रिजर्व मीन्स सेट असाइड ऑफ द प्रॉफिट और सरप्लसेस विच आर नॉट earmarked in any way of to meet the particular liability known to exist on the date of balance। कि वैसी कोई लायबिलिटी नहीं थी लेकिन हमने पैसा बचा कर रखा था, या तो लायबिलिटी को पे करना था और हमने लायबिलिटी अभी पे नहीं किया था, पे लायबिलिटी को बाद में करना है। तो उस तरह से हमारे पास कुछ पैसे को हम जो कैपिटल से प्रॉफिट से हटा कर रखते हैं उसको हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें एक कैपिटल रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से बन रहा है आपके पास, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो शेयर के चैप्टर में देखे थे। कभी कभी सवाल पूछेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल कम अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट, तो आपको क्या देना होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत में ये दिखाते हैं किसको,
आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करना है, डिबेंचर रिडम्पशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाकर रखना है कंपनीज का एसेट्स और लायबिलिटी के लिए, शेयर ऑप्शन को हमने दे रखा आउटस्टैंडिंग वो अकाउंट है, कोई और सा रिजर्व लगा हुआ है, कोई प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने सिर्फ बचा कर रखा है। ये सारे के सारे जो हेडिंग्स हैं इन सब को ध्यान रखिएगा। इन सब के सब जो है वो कहाँ शो होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली प्रॉफिट का वो पार्ट है जो हमने किसी फ्यूचर के खर्च के करने के लिए बचा कर रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, अब एक नया टॉपिक, ये टॉपिक नया है, इससे पहले ये टॉपिक नहीं आया करता था। 2013 के बैलेंस शीट से पहले ये टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे। इस टॉपिक का नाम है आपके पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैं 1 मिनट में पहले समझा दूँ शेयर वारंट्स और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है क्या। आज के सिनेरियो में कंपनी क्या करती है कि शेयर इशू करने से पहले शेयर वारंट्स इशू करती है और वो ये ऑप्शंस देती है शेयर होल्डर्स को कि इफ़ आई विल इशू एन IPO, यू आर सपोज टू टेक द अमाउंट, टेक द हैविंग अ राइट टू टेक द शेयर्स और नॉट टू सपोज टू टेक द शेयर्स या राइट टू सेल द शेयर्स। तो उसके लिए जो कंपनी के पास पैसा आता है, जो कॉल और पुट ऑप्शंस के थ्रू आता है, तो इस तरह के अमाउंट में भी कुछ पैसा कंपनी के पास आता है। बैलेंस कंपनी एक्ट कहती क्या है, अगर आपने कोई शेयर वारंट्स इशू कर रखे हैं तो शेयर वारंट्स का पैसा आपको बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी शो करना होगा। और इसलिए देखो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स रेफर्स टू द फंड्स ऑफ ए कंपनी received from investors who purchases shares warrants which are financial instrument given the right to acquire shares at a specific। शेयर वारंट्स क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक राइट देता है उस शेयर वारंट परचेजर को कि वो एक समय पे चाहे तो शेयर को खरीद सकता है। और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके पास कॉल और पुट का ऑप्शंस, अगर कभी शेयर ट्रेडिंग में ऑप्शंस देखोगे तो ये जान जाओ। अभी याद रखो, 2 तरीके का शेयर वारंट है, कॉल और पुट। ये कहता है कि एक स्पेसिफिक डेट में शेयर को बेचने के लिए अगर उसके पास राइट है तो वो पुट का ऑप्शन, जैसे मान लो मैंने शेयर आज ले लिया कि मुझे लगता है शेयर का दाम गिरेगा और मैंने ले लिया कि मुझे 500 शेयर चाहिए इस रेट पे, मैंने वारंट खरीद लिया सस्ते दामों में और जो उस ज़माने में आया तो शेयर का दाम सच में गिर गया, तो आज से जो डिफरेंस का अमाउंट है वो प्रॉफिट हो जाएगा। मैं खरीदना चाहूँगा, सस्ते में आज खरीद लिया, दाम बढ़ गया शेयर का, उस ज़माने में जिस रेट को मैंने फिक्स किया था उस रेट पे मेरे पास राइट है उन दिनों में शेयर को खरीदने का, तो उसके लिए जो ऑप्शंस का पैसा हम देते हैं उसको हम शेयर वारंट कहते हैं। और ये भी बैलेंस शीट में अब शो करना पड़ता, पहले ये बैलेंस शीट के ऑप्शंस में नहीं आया करता था। अब आता है उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये सारे हेडिंग्स हैं जो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है, ये नाम से ही लिखा हुआ होता है और ये स्पेसिफिक रीज़न बेस्ड है। ये तब होगा जब कंपनी ने शेयर इशू कर रखा हो, लेकिन अलॉटमेंट करने से पहले ईयर को ख़त्म हो जाना होगा। ईयर ख़त्म हो जाएगा तो शेयर का एप्लीकेशन मनी आया, जैसे आपने शेयरिंग में चैप्टर में देखा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल किया, लेकिन अलॉटमेंट नहीं कर पाई है, डेट ईयर चेंज हो चुका है, तो जो पैसा एप्लीकेशन में आया है वो पैसा यहाँ पे शो होना होगा। देखिए, इट इज़ ए लाइन टाइम, इट इज़ ए लाइन आइटम बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच कंपनी विल सर्टेनली अलाउड शेयर इज शोन अगेंस्ट शेयर कैपिटल। Share application money pending allotment. This situation will arise only when the allotment is made after the balance sheet date. ये उन शेयर्स का जिनको हमने देखा कि ये अलॉटमेंट इनको करेंगे ही करेंगे, जिनको रिटर्न करना वो कर दिए, जिनको अलॉटमेंट करना है और उनका मनी आ चुका है एप्लीकेशन का, हम अलॉट नहीं कर पाए, तो हम इस टॉपिक को, उस अमाउंट को कहाँ शेयर में रखेंगे, वो रखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी। आपको देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तभी होगा जब 31 मार्च से पहले आपके पास क्या आ चुका होगा, पैसा आ चुका होगा और आपने इशू करना शेयर है उसके बाद में, तो उसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू होना चाहिए, नाम से ही पता चलता है पेंडिंग है क्या, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड को देखते।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के नाम से पहले हम जानते थे, मतलब जो वैसी लायबिलिटी जो करंट नहीं है वो नॉन करेंट लायबिलिटी है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ क्या है? दोज लायबिलिटीज़ विच आर नॉन करेंट नॉट करेंट लायबिलिटी। सिंपल सा शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता क्या है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको 4 भागों में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 4 पार्ट्स क्या हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसीलिए ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, रिजर्व कहीं और जाता है, प्रोविजंस नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, और रिजर्व्स कहाँ है? रिजर्व के हेडिंग में चले जाते हैं। तो ये शेड्यूल 3 ने क्या किया है? नॉन करेंट लायबिलिटी के कितने पार्ट हैं? अगर सवाल पूछता है नॉन करेंट लायबिलिटी के कितने पार्ट हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। अब इन 4 पार्ट्स को ध्यान दे लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसे कहते हैं? बोरोइंग मीन्स अमाउंट टेकन एज ए लोन बाय द कंपनी। बोरोइंग्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कब होगा? जब उसका पेमेंट 12 महीने से डेट के बाद होगा, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा। ऑपरेटिंग साइकिल कैश टू कन्वर्ट इनटू कैश के कंसेप्ट को कहते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल कैश फ्लो के चैप्टर में। तो कहता क्या है? रीपेबल बाय द कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब जिस डेट में बैलेंस शीट बन रहा है उस डेट के 12 महीने के बाद अगर किसी लोन को पे करना, बोरोइंग्स को पे करना है, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर द फॉलोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी शेड्यूल 3 ने कुछ पार्ट्स में बांटे हैं। पहला डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, 5 ईयर लोन, 10 ईयर्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। जो कि यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना होगा वही जो आपके 12th मंथ के कंडीशन को पूरा करता हो कि 12 मंथ से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म होगा, तभी 12 मंथ से ज़्यादा है तभी लॉन्ग टर्म, वरना वो शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब कहाँ जाते हैं? सवाल तुमसे पूछेगा डिबेंचर्स आर शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट? डिबेंचर आर शोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द बैलेंस शीट। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड के अंदर में दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ पे है? ये आपके पास किस इक्विटी एंड लायबिलिटी के किस हेड में था? नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में था। तो मेजर हेड लॉन्ग करेंट लायबिलिटी है और ये आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका उसका सब हेड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये थोड़ा समझ लो। बेसिकली ये चीज़ें वैसी हैं जो क्लास 12th में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में होता क्या है? एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद द टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम टैक्स जब आगे पढ़ोगे तो अकाउंटिंग इनकम अपना है, टैक्सेबल इनकम अपना है। कि रीज़न क्या है? टैक्सेबल इनकम का पर्पस क्या है कि जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया है, जैसे उसमें डिप्रिसिएशन का रेट अलग है, उसमें इनकम्स के कैलकुलेशन का तरीका अलग है, तो उन सब के बेसिस पे हमारा जो वो टैक्सेबल इनकम आया और एक अकाउंटिंग इनकम आया जो हमने अपने बुक ऑफ अकाउंट में अपने हिसाब से बना रखा, जो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स एंड एविडेंस बना रखा है। तो जो इनकम टैक्स लॉ से बना वो कहला रहा है आपके पास टैक्सेबल इनकम, जो अकाउंटिंग रूल से बना उसको कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। अब कहता क्या है? इनकम बिटवीन द टू एग्जिस्ट इज ए टेम्पोररी इन नेचर। इनकम टैक्स ऑन डिफरेंस अमाउंट इज टर्म एज अ डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज नॉन करेंट। डेफर्ड टैक्स क्या है? वो हमेशा नॉन करेंट ही रहेगा, ये याद रखिएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी हो सकता है और लायबिलिटी में भी हो सकता है। अगर कोई सवाल पूछे कि वो एक ऐसा हेडिंग बताइए जो एसेट्स में भी है और लायबिलिटी में भी है, तो डिफर्ड टैक्स। और नाम से ही समझ में आता है डिफर्ड का मतलब वो टाला हुआ, वैसा टैक्स जो हमने देना था अभी तक नहीं दिया है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वैसा टैक्स जो हमें नहीं देना था हम दे चुके हैं वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाएगा आपके पास। ये एसेट्स और लायबिलिटी कब होता है? जब अकाउंटिंग इनकम जो है वो ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। और जब हमारे पास अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास डिफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाता है। मतलब हमारा टैक्स का इनकम जो था वो हमने कम देना था और हमें इनकम अकाउंटिंग का ज़्यादा था, हमने टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया। जब टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया तो हमें टैक्स वापस लेना है, वो कहलाता है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मतलब इन सिंपल समझो कि टैक्स को वो टैक्स जो हमने नहीं दिया है देना है तो लायबिलिटी नहीं, और अगर दे दिया है हमने ज़्यादा इनकम मानकर तो वो हमें लेना है कि इनकम टैक्स रिफंड लेना है, तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाता है। ये दोनों नॉन करेंट होते हैं क्योंकि आप
बुक्स ऑफ अकाउंट अभी बना रहे हैं, उसके 6 महीने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और उसके ऑडिट कराने के बाद तब वो अकाउंट का असेसमेंट होगा, तब पैसा आएगा। वो ऑब्वियस सी बात 1 साल के आसपास, बैलेंस शीट के 1 साल के बाद का डेट लग जाता है, तो वो एसेट्स और लायबिलिटी के केस में लॉन्ग टर्म नॉन करेंट में चला जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन कौन से आते हैं? ट्रेड पेएबल। अगर कोई ट्रेड पेएबल, जनरली ये ट्रेड पेएबल जो है वो करंट एसेट्स में आता है या करंट लायबिलिटी में आता है, लेकिन अमाउंट पेएबल फॉर गुड्स परचेज सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कब होगा? जब ये 12 महीने के बाद पे करना होगा। लेकिन अगर 12 महीने से पहले पे कर देना ट्रेड पेएबल तो फिर वो करंट एसेट्स में चला जाएगा। जैसे क्रेडिटर है तो वो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। तो हमें कंडीशन याद रखना, 12 मंथ और वर्किंग कैपिटल साइकिल। इन वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैंने पहले चैप्टर्स में पढ़ाया है जब हम अकाउंटिंग के फंड थ्योरीज को जान रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कैश को कैसे कैश में कन्वर्ट करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड पेएबल्स जो 12 मंथ से ज़्यादा हो, या कोई भी पेएबल जो 12 महीने के बाद बैलेंस शीट के पे करना हो, या ऑपरेटिंग साइकिल्स, दोनों में विच एवर इज हायर को सेंस में। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बड़ा है तो हम फिर 12 महीने के कंडीशन को नहीं फॉलो करते। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि कंपनीज हैविंग ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 15 मंथ्स एंड द ट्रेड पेएबल्स आर सपोज टू पे आफ्टर 12 मंथ्स, इट इज़ ए करेंट लॉन्ग टर्म और करेंट, तो ये आपके पास करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 मंथ से बड़ा है। तो हमें ये कंडीशंस जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो ऑपरेटिंग साइकिल को मानेंगे, ना कि 12 मंथ को। अगर ऑपरेटिंग साइकिल कम हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, तो हम फिर ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ में जो बड़ा होगा उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और आपके पास डेट ईयर्स को देकर, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हमारे लिए बेसिक होगा करंट और नॉन करंट के डिफरेंशिएशन का। और ऐसा नहीं है कि डेट को ही मानेंगे या वर्क ऑपरेटिंग साइकिल को मानेंगे, विच एवर इज़ हायर उसके बेसिस पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये दो चीज़ देखिएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस अगेंस्ट विच द लायबिलिटी विल अराइज आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ये भी वही है कि लेकिन प्रोविजन है ये, अगले साल में कुछ खर्च करना होगा हमें तो हम बना कर रखें, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आपका उसी तरीके से चला जाएगा। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता क्या है? करंट लायबिलिटी को भी उसने जनरली याद रखोगे सारे हेडिंग्स को 4-4 भागों में जनरल बांटा, किसी किसी को 5 या 6 में भी बांटा। तो ये डिवाइड क्या है इसने करंट लायबिलिटी को कितने पार्टों में? 4 पार्ट में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 4 पार्ट्स में करंट लायबिलिटीज़ है। अब इन 4 पार्ट्स को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लें। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर द बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी। अब यहाँ पे देखो 12 मंथ के अंदर होगा, विद इन 12 मंथ, और ऑपरेटिंग साइकिल इन दो में अभी डिस्कस किया। तो जो साल भर के अंदर देना होगा वो आपको क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब कोई लोन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किस बेसिस पे होगा? वो होगा उसके रीपेमेंट के डेट के बेसिस पे। अब अगला आते हैं हम ट्रेड पेएबल्स। इफ द अमाउंट पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेएबल्स वहाँ भी था और ट्रेड पेएबल्स यहाँ भी था। वहाँ ट्रेड पेएबल का कंडीशन क्या था? वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स के कंडीशन से ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म, और नहीं तो करंट में आ जाएगा वो। इट इंक्लूड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जनरली 1 साल से ज़्यादा का नहीं लिखा जाता, तो ये बिल्स पेएबल के हिसाब से भी हम इसको 1 साल में लिखते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस। ये सारे वैसे हेडिंग्स जो मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि अगर कभी पूछा जाए कॉल्स इन एडवांस क्या है तो अदर करंट लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी है। एक्रूड इंटरेस्ट अदर करंट लायबिलिटी है। क्यों अदर करंट लायबिलिटी? क्योंकि इन सब का पेमेंट विद इन ईयर आपको कर देना होता। कभी भी आपने कॉल्स इन एडवांस नहीं लिया कि हम अभी लिए और अगला कॉल हम 1 साल के बाद में आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉल को आपको स्पेक्युलेटेड टाइम में ख़त्म कर देना होगा। तो ये आपके पास ये सब अदर करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग्स है।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेडिंग समझ लो, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड बट एस्टिमेटेड। हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन हम पैसा प्रोविजन करके रखें। तो इसको कौन कौन से होता है प्रोविजन, आपने पढ़ा होगा 11th में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से, उसी टाइप का प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट EPF है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, अदर प्रोविजंस है, डिप्रिसिएशन का प्रोविजंस है। ये सब कहाँ से आएगा, ये सब करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत या शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर आता है। अब आते हैं असेट्स के पार्ट में। हमने अभी तक जो डिस्कशन किया पिछले 10 से 12 मिनटों में, वो डिस्कशन किया है इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट। तो उसके अंदर में 2 में हेडिंग्स थे, हर हेडिंग के अंदर 4-4 सब हेडिंग्स थे। अब आते हैं हम असेट्स के पार्ट को। असेट्स के पार्ट में पहला जो है वो है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का ही में एक पार्ट है जिसका नाम है टैक्स फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के बारे में जानते ही हो, असेट दैट आर हेल्ड टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द बिजनेस रेदर दैन टू पर्पस ऑफ सेल। कोई वैसी चीज़ जो हमने बिजनेस में ख़रीदा हो उसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ना कि बेच के प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। अब ये 2 तरीके का होगा, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल वो हो सकते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और इनटेंजेबल वो होगा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जैसे कि आपने देखा होगा गुडविल है, उसके बाद गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, 1 साल के लिए रिन्यूअल कराना होता है, वेबसाइट एड्रेस है, ये सब क्या है, ये सब इनटेंजेबल एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स में पहला है आपके पास टेंजेबल, इनटेंजेबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आप एक बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग का आधा पार्ट बना था, अभी आधा वर्किंग प्रोग्रेस है, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। मतलब कोई फिक्स एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक तो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर तक हो गया, उसका वैल्यूएशन लगा लिया, उसके बाद जो सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हमारा बैलेंस शीट बनाने का डेट हुआ, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम लेते हैं। इनटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, हम कोई पेटेंट का काम कर रहे हो, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं मिला है, लेकिन उसका एक वैल्यूएशन है कि मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो अगर इनटेंजेबल एसेट्स जो है वेल अंडर डेवलपमेंट है तो उसके वैल्यूएशन को भी हम बुक्स अकाउंट में लेते हैं, वो कहाँ आएगा, इनटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आएगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट रिटेन देम। इट इंक्लूड्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने किया है कि जिसको विद द पर्पस टू रीसेल बट रिटेन देम, हम इसको बेच तो देंगे, पर्पस ये था हमारा बेच के प्रॉफिट करें, अर्न करेंगे या इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अभी हम इसको रखना चाह रहे हैं, 20 साल हमें नहीं बेचना है, तो विद इन 12 मंथ में अगर नहीं बेचना है तो नॉन करंट हो जाएगा। अगर ये बेचना होगा विद इन 12 मंथ तो ये करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ अनदर टू प्रमोट्स इट्स ओन ट्रेड। तो अगर आप ये अपना शेयर खरीदा या दूसरी कंपनी के शेयर खरीदा है ताकि इसके बिजनेस को बढ़ावा मिल सके, वैसे हमारे विप्रो ने टाटा का कुछ शेयर खरीद रखा, तो इस तरह ताकि टाटा उससे ट्रांजैक्शंस कर सके, इस तरह से ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और अदर इन्वेस्टमेंट क्या है, जो पर्पस ट्रेड के लिए नहीं है, दूसरे पर्पस के लिए है, उसको कहते हैं हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को कैपिटल एडवांस दे रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, मान लो हमने किसी टेलीफोन का कनेक्शन लिया, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, जीएसटी के किसी काम के लिए हमने डिपॉजिट दे रखा है, तो अगर हमने कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो कहलाएगा आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अदर कोई और भी लोन हमने दे रखा है, यहाँ पे ये लोन एसेट से ध्यान रखिएगा, कंपनी ने किसी को दे रखा है तो लॉन्ग 12 मंथ से ज़्यादा के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में आ जाता है लोन एंड एडवांसेस हेड में। अदर नॉन करंट एसेट्स में आपके पास है जो ट्रेड रिसीवेबल है, जो 12 महीने से ज़्यादा समय के बाद हमें मिलना है, वो लॉन्ग टर्म, जैसे लायबिलिटी में भी था, नॉन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। को और भी कोई चीज़ें सच एज एमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस क्लेम, रिसीवेबल और अमाउंट फॉर एसेट सोल्ड, किसी को हमने बिजनेस में एसेट्स बेचा 1 साल के बाद मिलेगा। अगर हमने किसी को इंश्योरेंस क्लेम किया था, पैसा भी नहीं मिला है, वो हो सकता है 1 साल के बाद मिले, तो वो सब कहाँ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में चला आएगा आपके पास। अगला अब आते हैं जो दूसरा हेडिंग है वो करंट एसेट्स। बेसिकली 2 हेडिंग था,
करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को बेसिकली हम फिक्स एसेट्स देखे थे, टेंजेबल और इनटेंजेबल अदर में। करंट एसेट्स में देखेंगे हम, ये सिंपल सा लॉजिक है कि 12 महीने के विद इन द 12 मंथ रख के पर्पस होगा इसको कैश में कन्वर्ट कर देने का और बेच के प्रॉफिट अर्न करने का, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट होगा जो 12 महीने के अंदर हमें उसको बेच के पैसा कमाएंगे, रिसीव कर लेंगे। इन्वेंट्री है मतलब स्टॉक है। अब स्टॉक में जिस ऑब्वियस सी बात, हम कोई स्टॉक ऐसा नहीं खरीदते कि हम 1 साल तक उसको रखें। हमारा पर्पस होता है स्टॉक को खरीदने का कि हम 1 साल के अंदर उसका इस्तेमाल करके हम स्टॉक से प्रॉफिट अर्न कर सकें, सेल करके प्रॉफिट। तो इसको स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। वो या तो रॉ मटेरियल का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो वो लूज टूल्स का हो सकता है। वो सब कहाँ आएंगे? वो सब करंट एसेट्स में आ सकते हैं। आपके पास ये ध्यान रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल भी देखा हमने सन्डी डेटर्स को देखा। अगर सन्डी डेटर्स होगा तो यहाँ आएगा। इट इंक्लूड बोथ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। BR होगा, वो भी 1 साल के अंदर हमें रिसीव करना होता है। हमें डेटर्स हमने इशू कर रखा है, हमने बेच रखा है सामान। अदर आफ्टर रिडक्शन ऑफ बैड डेट्स, हमें जो डेटर्स है गुड, वो हमें कहाँ आएगा? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएगा, क्योंकि ये दोनों 12 मंथ के अंदर रिसीव करने का पर्पस है, तो वो हमारा आता है। अगला एक हेडिंग होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये भी समझ लो, कैश ये काम देगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है? ये बैलेंस शीट का वो आइटम है जिसमें आपके पास ध्यान रखना होगा। ये है बैलेंस विद द बैंक, कैश इन हैंड, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड, बैंक डिपॉजिट विथ नो मोर देन, ये यहाँ पे एक एरर है, ये मोर देन है। मोर देन 12 मंथ्स आपको ध्यान रखना होगा कि जो बैंक डिपॉजिट आपके पास 12 मंथ से ज़्यादा के लिए है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पैसा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड एंड बैंक डिपॉजिट फॉर द करेंट पर्पज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जैसे कहते हैं, जो 12 मंथ से कम के लिए किया गया है, उन सबको हम जोड़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड को भी हम ले लेते हैं, वो कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन अब आगे चलते हैं इसमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वैसे लोन हमने जैसे एम्प्लॉयज़ को कोई लोन दे रखा है या किसी और लोग को लोन दे रखा है, लेकिन वो 12 मंथ के अंदर हमें वापस मिल जाएगा, तो उन सबको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के हेड में रखेंगे। और इसके बाद अदर करंट एसेट्स, इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी जैसे था आउटस्टैंडिंग वगैरह, यहाँ पे है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, वहाँ डिविडेंड पेबल था, एडवांस टैक्स यहाँ पे था, और वहाँ पे आपके पास टैक्स लायबिलिटी था। इस तरह से जो भी करंट एसेट्स बचे हुए जो साल भर के अंदर में हमें रिसीव कर लेना है, वो सब यहाँ पे आप यस विद इन द 1 ईयर और 12 मंथ जमे, जिसका यूटिलाइज करके उसको ख़त्म कर देना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं अदर करंट एसेट्स में। इस तरह से आपके पास एक और टॉपिक बचेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये बेसिकली वो लायबिलिटी जो होता है जो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, एज ए हेडिंग या एज ए टाइप शो नहीं होता, बल्कि एक नोट्स टू अकाउंट में कभी हम शो करते हैं या एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो कौन सी लायबिलिटी होता है? वैसी लायबिलिटी विच मे नॉट अराइज बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द इवेंट ऑफ हैपनिंग। किसी चीज़ के होने या ना होने पर अगर किसी लायबिलिटी का होना या ना होना फिक्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर डिबेंचर को रिडीम करना होगा, करेंगे हम इस साल, तो हमें रिडम्पशन पे रिजर्व देना होगा, प्रोविज़न करना होगा। अगर हमें हमारे बिल्डिंग बिजनेस में केस हो रखा है, केस अगर हम हार जाएंगे तो हमें लायबिलिटी पे करनी होगी एम्प्लॉयज़ को, अगर नहीं हारेंगे तो नहीं होगा। तो ये लायबिलिटी का होना या अकरेंस किस पे डिपेंड होता है? वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड होता है। तो अगर वो लायबिलिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, ये फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये इसलिए इसको हम मान के चलते हैं कि लायबिलिटी है, और इसको एक नोट्स में हम शो करते हैं। इट इंक्लूड्स प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, नॉट एट ड्यू फॉर पेमेंट। हमने डिस्काउंट करा लिया बिल्स रिसीवेबल, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट का डेट नहीं आया है, तो बैलेंस शीट के बाद पेमेंट का डेट आएगा। मतलब हमने 15 मार्च को बिल डिस्काउंट कराया, और बिल का मैच्योरिटी डेट है मई के मंथ में है, तो ये मेरा कंटिजेंट लायबिलिटी है, मई के महीने में हमें पे करना होगा। तो इस तरह से ये कंटिजेंट लायबिलिटी है।
अब यहाँ तक के पार्ट को हमने देखा, हम बैलेंस शीट को डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट के डिस्कशन के बाद अगला जो टॉपिक बचता है वो हमारे पास बचता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वैसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के हेडिंग्स कम होते हैं, तो इसीलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। मेजर क्वेश्चंस आपको बैलेंस शीट के टॉपिक से देखने को मिलते हैं। अब देखो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको 11th में पढ़े हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, इट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अभी डिस्कस किए। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सॉरी इनकम स्टेटमेंट भी कहलाता है कंपनीज एक्ट 2013 के में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम डिस्कस कर चुके। ये पीरियड पास्ट के पीरियड, ये भी हिस्टोरिकल बेस्ड है। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाते हैं, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का था बैलेंस शीट, ये पीरियड ऑफ टाइम, इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न किए वो ये बताता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका एक फॉर्मेट देख लो, इसका एक फॉर्मेट है जिसको नाम से आप जानते होगे, जिसके फॉर्मेट को आप जानते भी होगे। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं, और उसका अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस घटा दिया हमने। अब इसको 2 मिनट यहाँ पे समझ लो, फिर उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। ये है आपके पास नोट्स टू अकाउंट, डिटेल अगर आपके पास है, सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न घटा के दिखाना है तो आप नोट्स टू अकाउंट दिखाए, वरना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेल से भी हो सकता है अदर। तो उसके बाद अदर को इनकम हुआ, उन दोनों को लिख लिया हमने, सेल्स इतने का था, अदर इनकम इतना हुआ, इसको टोटल कर दिया। मान लो ये 5 था, ये 2 था, ये 7 हो गया। उसके बाद अब यहाँ से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, ये कॉस्ट COGS है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज सैलरीज एंड वेजेस है, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट है, डिप्रिशिएशन है, ये सब लिखेंगे। ये सब क्या है, ये सब टोटल एक्सपेंसेस है। ये सब हमने इसमें टोटल एक्सपेंस लिख दिया, और टोटल एक्सपेंस में से इसको इनकम को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। तो ये मान के चलो ये 7 में से 1 2 था, 4 घट गया था, हमारे पास 3 आया। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड ये एक्सेप्शनल आइटम मान लो 2 था, तो अब कुछ हमें सब्सिडी मिल गया गवर्नमेंट से, कुछ अर्थक्वेक आया था उससे बेनिफिट्स मिल गया, ये 2 हुआ। तो अब ये 3 और 2 5 हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट से है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स मान लो अगर कुछ है तो इस तरीके से, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो हम घटा देंगे, ऐड होगा तब जोड़ देंगे, अगर इनकम होगा तो अब मान के चलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारा लॉस था तो हमारा 4 रुपीज़ आ गए। उसके बाद टैक्स के एक्सपेंसेस है, डेवर्ट टैक्स है, प्रॉफिट पीरियड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ये आ जाएगा। टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस वैसे होते जो हमने काम बंद कर दिया, जैसे मैं अपना क्लास चला रहा था और साथ साथ बिजनेस करता, वो बिजनेस को हमने हटा दिया है, या कोई एक जैसे रिलायंस मान के चलो, पेट्रोकेमिकल में भी, और जियो में, जियो बंद कर दे रहा है मान लो अगर, तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के प्रॉफिट लिखेंगे, और जो कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस उसके ऑपरेशन के प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। टैक्स निकालेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, और फिर ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा। वो सब लिखा है, किसको किस में ऐड करेंगे और किसको किस से लेस करेंगे वो आता है, क्योंकि इतना डिटेल्स नहीं जानना है CUET के पर्पज़ के लिए, अभी सिर्फ इसके हेडिंग्स को समझना है। और फिर आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर इक्विटी शेयर, जो यहाँ पे अमाउंट आएगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा इक्विटी शेयर्स। उसमें से आपके पास बेसिक कितना हुआ और कितना आपने डाइल्यूट कर रखा है, पे कर रखा है, वो दोनों को निकाल के हम बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, इसको देखिए, ये भी NCERT से ही का किताब का ही फॉर्मेट है। अब आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, बाय द कंपनी इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, उसके लिए हम निकालते हैं। ये क्या क्या लेता है, इट इज़ द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, इट इज़ द नेट सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फी अर्न बाय द सर्विस कंपनी एंड डिविडेंड अर्न बाय द फाइनेंशियल कंपनी। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या होगा, नेट सेल्स, फी अर्न होगा सर्विस कंपनी के लिए, और डिविडेंड अर्न होगा फाइनेंशियल कंपनी और बैंकिंग सेक्टर कंपनी के लिए। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। ये कहलाता क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम आते हैं अगले में, इसमें अदर इनकम्स था। अदर इनकम में जो भी इनकम्स हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हुआ है, इंटरेस्ट का इनकम हुआ, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लिया है, किसी और तरीके का कोई इनकम हुआ है, वो सब लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड अर्न, ये अदर इनकम में आ जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जान रहे रॉ मटेरियल्स लगाया होगा हमने इस साल में, उसको उसमें जो खर्च हुआ होगा क्योंकि हमने सामान या तो परचेस किया होगा या हम रॉ मटेरियल कंज्यूम किया होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मटेरियल ला कर बनाया होगा, नहीं तो ट्रेडिंग है तो जो सामान लाया है वो परचेस किया उसी को कह सकते। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका मटेरियल प्लस, तो उसको आपको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर सकते हैं, कितना था ओपनिंग, कितना परचेस किया, कितना बच गया, वही हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाता है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, चेंज इन स्टॉक। वो भी बेसिकली एक तरीके का खर्च है। मेरे पास 500 केजी था ओपनिंग स्टॉक, अभी 700 केजी है, तो 200 केजी मेरा एक्सपेंस हो रहा है, हमने परचेस किया है कहीं ना कहीं से। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है, वेजेस है, सैलरीज है। यहाँ पे याद रखो ट्रेडिंग एंड पीएल का कंसेप्ट नहीं है कंपनी में, इसलिए चाहे वो सैलरी हो चाहे वो वेजेस हो, वो सब कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट में चला जाता है। फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट से बताया हमने ये क्या है, आपके पास बोरोइंग है, इंटरेस्ट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। डिप्रिशिएशन क्या है, इट इज़ एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये आप जान रहे हो कि जो डिप्रिशिएशन का वैल्यू लिखेंगे, अमोर्टाइजेशन ये टेंजेबल फिक्स एसेट्स पे लगता है और ये इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स पे लगता है, उसको डिप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन भी लिखते हैं हम, बैलेंस शीट के आइटम्स में लिखते हैं। और इसके बाद सर जो लास्ट में आपको लिखना होता है वो है नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है। नोट्स टू अकाउंट चाहे वो पीएल का हो चाहे बैलेंस शीट का हो, मतलब हम अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बाद हम लगाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट लगाते, फिर कैश फ्लो लगाते और फिर हर पीएल के बाद पीएल के नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट के बाद बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट को हम कंक्लूड लिखते हैं, ताकि वो देखा जा सके किसका डिटेल्स का। क्योंकि बैलेंस शीट में अगर जैसे मान के चलो कि एग्जांपल के रूप में नोट्स टू अकाउंट की ज़रूरत कहाँ पड़ती, अगर बैलेंस शीट में अगर आपके पास आपने लिखा है डेटर, अब बैलेंस शीट या ट्रेड पेबल लिखा है आपने, ट्रेड पेबल में आपके पास डेटर, लेकिन डेटर हो सकता है 200 हो आपके पास। अब ये 200 की लिस्ट अगर आप बैलेंस शीट में लिखोगे, रमेश, महेश, सुरेश, आयशा, इस तरह के जितने भी नाम लिखोगे अगर आप, तो वो सब क्या होगा, वो सारे के सारे बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। हो सकता है इन्वेस्टर को नाम से बहस नहीं है, उसको पता है कितने का ट्रेड पेबल है या ट्रेड रिसीवेबल है, तो लेकिन बिजनेस में पेमेंट करने के लिए और अगले साल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एसेट्स आपके पास 500 करोड़ का, उसमें 200 तरीके का एसेट्स है। अब एसेट्स में कितना चेयर है, कितना बिल्डिंग है, वो हर आदमी जानना नहीं चाहता, वो फिक्स देखना चाहेगा और करंट एसेट्स देखना चाहेगा। तो ये डिटेल्स जो है हम कहाँ किस रूप में रखते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में बनाकर रखेंगे। और वो नोट्स टू अकाउंट क्या है, सप्लीमेंट होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो चाहे पीएल अकाउंट हो चाहे वो आपके पास बैलेंस शीट हो। तो इस तरह से हम इस चीज़ को बनाते हैं। इस तरह से जो बेसिक आपका थ्योरी का पार्ट था वो समाप्त होता है। इतना ही आप ध्यान रखोगे तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बन जाएंगे। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन सा किस हेडिंग में जाएगा, कौन सा किस जगह पे जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग्स को याद कर लो और उस हेडिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, किस नेचर की चीज़ें जाती हैं, जैसे 12 मंथ हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल वाला हुआ, ये लायबिलिटी एसेट्स, ये बेसिक चीज़ें आप समझ लोगे तो हेडिंग्स को देखने के बाद भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस सब हेडिंग में और कहाँ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।